अस्सलामुअलैकुम, आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है नाजरीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़। नाजरीन, पाकिस्तान की मईशत कई उतार चढ़ाव का शिकार रही है, लेकिन अब इसमें बेहतरी आ रही है। आलमी बैंक ने हाल ही में एक मौसमी इम्कानात से मुतालिक अपनी रिपोर्ट भी जारी की है। रिपोर्ट में रवां माली साल पाकिस्तान की मौशी शराय नमो 3% रहने की पेशगोई की गई है। वज़ीर ख़जाना ने सरकारी इदारों में बड़े माली नुकसानात का एतराफ़ भी किया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खिताब में कहा है कि सरकारी इदारों में करप्शन से सालाना 1000 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है और सूद की अदायगी हुकूमत का सबसे बड़ा खर्चा है। नाज़रीन, मईशत पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि सियासी मफादात से बालातर होकर फैसले करना होंगे। पाकिस्तान में क्रिप्टो सार्फिन के लिए बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के साथ डिजिटल अदायगियों की जिद्दत के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। हम देखते हैं कि आलमी सरमायाकारों के डिजिटल पाकिस्तान में दिलचस्पी, IMF के बगैर और बरामदात पर मुनहसर मौशी ग्रोथ के लिए 3 कमेटियां कायम कर दी गई हैं। करप्शन की बातें तो हो रही हैं कि सरकारी इदारों में करप्शन जो है वो हो रही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो लोग इसमें मुलविस होते हैं उनको उन इदारों से निकाला भी नहीं जाता, वो वहीं पर रहते हैं। क्यों रहते हैं, ये सवाल अपने एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि ईरान में 2 हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद सूरत हाल में जुज़वी तौर पर बेहतरी जो है वो आना शुरू हो गई है। अगरचे सड़कों पर एहतजाज रुक गया है, लेकिन हम देखते हैं कि आलमी सतह पर ईरान से मुतालिक कशीदगी जो है वो अभी भी बरकरार है। अमेरिका, ईरान, रूस और चीन के बयानात ने खिते की सूरत हाल को मजीद हसास बना दिया है। हम हमेशा से ये बात तो करते हैं कि हम मजम्मत करते हैं, कुछ भी गलत होता है तो हम मजम्मत तो करते हैं, लेकिन अमली तौर पर उस पर कुछ नहीं होता। क्या इस मरतबा हम देखेंगे कि अमली तौर पर कुछ ना कुछ हो जाएगा? ट्रंप ने एक सख्त किस्म की वार्निंग जो है वो देते हुए कहा है कि मुजाहिरीन को फांसी दी गई तो एक सख्त कार्रवाई जो है उसका सामना करना पड़ेगा अमेरिका को। अमेरिका ईरान की सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका ने हमला किया तो ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है। सीनियर ईरानी जो रहनुमा हैं अली लारिजानी ने सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में कहा है कि असल कातिल ट्रंप और नेतन्याहू हैं। ये भी तमाम तर चीज़ें हमारे सामने हैं और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनमें तारिक सुमेर साहब, शकील करार साहब, सायरा बानो साहिबा और सगीर चौधरी साहब हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें ज्वाइन करने के लिए। तारिक सुमेर साहब, आपसे प्रोग्राम का मैं आगाज़ करना चाहूँगी। जिस तरीके से हमारे सामने तमाम तर चीज़ें जो आ जाती हैं, तमाम तर अदाद शुमार भी आ जाते हैं, नित नई रिपोर्ट्स भी हमारे सामने आ जाती हैं जिसमें पाकिस्तान तरक्की करता हमें दिख रहा होता है, वो तरक्की हमें नज़र नहीं आ रही होती। वज़ीर ख़जाना ने सरकारी इदारों में सालाना 1000 अरब रुपए ज़ाया करने का जिक्र किया है। क्या ये नुकसानात मईशत की बहाली की राह में एक बड़ी रुकावट है? व्हाट्स योर टेक सर? जी शुक्रिया आकाशा। आपको पता है हमारी मईशत हमेशा परेशानी में रहती है और मसाइल का शिकार रही है। कभी हम डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच जाते हैं और डिफ़ॉल्ट से बचते हैं बड़ी मुश्किल से। और असल बात है पॉलिसियों का इस्तेकाम न रहना। जी, पॉलिसियों में तसलसल जो होता है ना वो बड़ा ज़रूरी होती है मईशत के हवाले से। सारे मुल्कों में यही है। चीन को देख लें, मलेशिया को देख लें, बाकी ममालिक को देख लें कि मईशत पे कोई पॉलिसियाँ तब्दील नहीं होती, कोई पॉलिटिक्स नहीं की जाती। पाकिस्तान के अंदर अगर मैं हवाला दूँ 2016 में जब हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया, जी, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज शरीफ, इसहाक डार वज़ीर ख़जाना थे। बड़े फ़ख्रिया हमने कहा जी अच्छा हो गया IMF से जान छूट गई। लेकिन जो ही इमरान ख़ान की 2018 में हुकूमत आई तो उन्होंने IMF पैकेज लिया देने के लिए 1 साल तकरीबन 8 महीने डिले कर दी चीज़ें। उसकी वजह से मसाइल पैदा हुए। फिर उन्होंने मायदा किया, फिर उस मायदे की खिलाफ वर्जी हुई, फिर PDM दौर में एक बड़ा बुरान पैदा हुआ और डिफ़ॉल्ट का ख़तरा। फिर शहबाज शरीफ साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और पाकिस्तान डिफॉल्ट से पाकिस्तान को बचाया उन्होंने। जी, जी। अब जो वज़ीर ख़जाना है मौजूदा, ये दावे बड़े करते हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी बताई जाती है कि बड़ी आला है, लेकिन अवाम मुतमईन नहीं होते। इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ज़ाना सर, अवाम का बुरा हाल है। पाकिस्तान में हमेशा ही इम्पोर्टेड। मैं आना चाहता हूँ हर दौर में शकील चौधरी साहब इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ज़ाना ही रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। बदकिस्मती है ना। हाँ भाई, तो अब अवाम तक असरात क्यों नहीं पहुँचते? अब कहते हैं जी बिजली हमने सस्ती की थी, इन्होंने IPP से मायदों पे नज़रसानी भी की, लेकिन उस बिजली के फ़ायद आम आवाम तक नहीं पहुँचे। फिर सोलर पॉलिसी आई, जिसके पास पैसा था उसने सोलर लगवा लिया, अपनी जान बचा ली भारी बिलों से। अब उसको भी ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जो एक शोबा है जिसमें बड़ी हमें नुमायाँ बेहतरी हुई है
कि तरसीलात ज़र जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी भेजते हैं वो रिकॉर्ड बना है 38 अरब डॉलर थी, अब वो 31 अरब डॉलर 41 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। तो इसमें है कि एतमाद हुआ है। फिर सरमायाकारी की बातें होती थी, अब कुछ अमलन चीज़ें हुई हैं, MOU साइन हुए हैं, अमेरिका के साथ हुए हैं, कई और ममालिक के साथ हुए हैं। फिर डिफेंस के शोबे में जो है JF-17 थंडर तैयारों की ख़रीदारी की बात कई ममालिक के साथ पाकिस्तान की चल रही है, कई कुछ ममालिक के साथ इब्तदाई स्टेज पे है, कुछ पे एडवांस स्टेज पे आगे चली गई है। तो हमारी मईशत को वो भी बड़ा फ़ायदा पहुँचाएगा। और हमारे वज़ीर दिफा ने दावा भी किया अगर ये मायदे हो जाते हैं तो हमारी IMF से जान छूट जाएगी। मैं आखिरी पॉइंट पे आना चाहता हूँ, जो ये 1000 अरब रुपये ज़ाया क्यों होते हैं, ये करप्शन की वजह से होते हैं। इन इदारों में करप्शन होती है जिसको कंट्रोल नहीं किया जाता। लिखा हुआ उन्होंने करप्शन के बायस वुज़रा जो हैं वो अपनी वुज़रा का काम है, ब्यूरोक्रेसी जो सेक्रेटरीज बैठे होते हैं, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है हर मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी, वो जिम्मेदार होता है, वही है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फ़ाल नहीं आजकल, ये सारी चीज़ें वहाँ देखी जाती हैं। जब तक आप इन इदारों में करप्शन नहीं ख़त्म करेंगे तो सारी ज़िंदगी IMF से जान नहीं छूट सकती। जितनी मर्ज़ी आप एफर्ट कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें, इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। और करप्शन ख़त्म करने के जो इदारे हैं वो ख़ुद करप्शन में मुलव्वस हो जाते हैं। FIA हो गया, NCCA हो गया, उसकी रिपोर्ट्स भी आई हुई हैं। तो इस हवाले से बहुत बड़े पैमाने पे एक वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना FBR के हवाले से कि इनको एक ग्रैंड ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब ये इदारों में करप्शन ख़त्म होगी। बिल्कुल। शकील करार साहब, जिस तरीके से हमारे सामने ये पॉइंट रखा है तारिक सुमैर ने, क्या समझते हैं? तारिक सुमैर साहब तो ये कह रहे हैं कि बहुत पहले IMF से जान छूट चुकी होती, लेकिन जब PTI का दौरे हुकूमत था, जब PTI की गवर्नमेंट आई थी, तो उसके बाद से हम इतने ज़्यादा मकरूज़ हो गए, उसके बाद IMF का सहारा लिया गया, नहीं तो बहुत पहले उनसे जान छूट जाती। क्या समझते हैं आप कि यही वजूहात है, वजूहात को कोई और है? अभी भी हम देख रहे हैं ना कि गवर्नमेंट जो है वो चेंज है, बानी PTI की गवर्नमेंट नहीं है, तहरीक इंसाफ नहीं है, और IMF के हम दिन ब दिन मतलब मज़ीद कर्जदार होते जा रहे हैं। शुक्रिया काशा। पहली बात तो ये कि मईशत और जो अदाद-ओ-शुमार का हेर फेर है, मैं उसमें ख़ुद को एक तालिब इल्म समझता हूँ और मैं इतनी ग्रिप नहीं है। लेकिन तारिक सुमैर साहब की बातों से मुझे मेरे जहन में एक दो सवाल उठे हैं कि वो तारिक सुमैर साहब ने अपनी बातों में ही अपने सवालात के जवाब भी दिए। उसमें मज़ीद मैं सवाल अख़ज़ करना चाहूँगा और उसमें ये गुजारिश करना चाहूँगा कि तारिक सुमैर साहब अगर ये भी बता दें कि जो कह रहे हैं कि सरमायाकारी और अफरात जो तरसील है वो बढ़ रही है, बैरून मुल्क से रुपया पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, डॉलर्स आ रहे हैं, तो मुझे ये बता दें कि पिछले 2 साल में कितने इंटरनेशनल अदारे पाकिस्तान से सरमायाकारी ख़त्म करके यहाँ से वापस जा चुके हैं। अगर उस पर रोशनी डालते तो बेहतर होता, ताकि आवाम को मालूम हो सकता कि 2 साल में क्या हुआ है। हम बात 2 साल की ना करें, हम पिछले 10 साल की 20 साल की बात कर लें। जो हमें समझ आता है वो यही समझ आता है कि हर हुकूमत ये दावा करती है कि उसके दौर में जो है वो उसकी बरामदात में इजाफा हो रहा है, बैरून मुल्क से पैसा सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है, माहौल साजगार बनाना है, सियासी कशीदगी ख़त्म करनी है। तो इन तमाम सवालात के जवाब जो है वो आज तक हमें आवाम को नहीं मिल सके हैं। अगर आम फहम ज़ुबान में आवाम को बता दिया जाए कि क्या मुल्क तरक्की कर रहा है या नहीं, पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है या नहीं, और अगर आ रही है तो उसका बराह रास्त आम आदमी को क्या मिल रहा है जी। जैसा कि खुद इन्होंने फरमाया तारिक सुमैर साहब ने कि आम आदमी तक वो चीज़ नहीं पहुँच रही है। कशकोल तोड़ने की, IMF का कशकोल तोड़ने की बातें तो पिछले 20 साल से मियाँ साहब भी करते आ रहे हैं, नूली भी करती आ रही है, बाकी जमातें भी करती आ रही है। लेकिन बात वो है ना, मलबा उठा के पिछले हुकूमत पर डाल दिया जाता है कि उनकी वजह से। ये बहुत आसान बात है कि गुज़श्ता हुकूमत ने हमें बिल्कुल अकेला कर दिया था, पूरे दुनिया में पाकिस्तान अकेला हो गया था। इस हुकूमत ने आके उसको सहारा दिया और मुल्क में सरमायाकारी को लेके आ रहे हैं। मेरा फिर वही सवाल है कि आम आदमी तक उसकी क्या फ़ायदे पहुँच रहे हैं, आम आदमी को क्या फ़ायदा मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान में लूट खसूट खुद ये मान रही है ना। 1000 अरब तो इनका अंदाज़ा है कि करप्शन हो रही है। हम तो कहते हैं कि जो करप्शन ख़त्म करने वाले अदारे हैं, अगर सिर्फ उस अदारे के अफसरान के असासे आप चेक कर लें पाकिस्तान में बैरून मुल्क में, तो मेरा ख्याल है कि IMF कर्जा आराम से उतर जाएगा। चलिए, आपका जो सवाल है हमारे इसमें सिर्फ आप जो करप्शन ख़त्म करने के लिए एक अदारा बनाया गया है NCCIA, उसमें चंद अफसरान के अरबों रुपए के, वो कितने अरब है, 172 अरब रुपए की करप्शन जो स्टेट बैंक ने निशानदेही की थी
और उसके बाद तहकीकात हुई तो वो 400 से 6 अरब 100 अरब तक करप्शन पहुंच चुकी थी, जो निशानदेही हो चुकी थी। अचानक उसको बंद कर दिया गया और रोजाना की बुनियाद पर जो करोड़ों रुपए पाकिस्तान से हुंडी के जरिए कर दिया गया या इंक्वायरी को बंद कर दिया गया। ओके, उसको रोक दिया गया कि जहां तक एफआईआर है हो के बाद बाकी कुछ नहीं होगा। वो क्यों रुकवाई, किसने रुकवाई? जो करप्शन खत्म करने के दायरे हैं वही करप्शन कर रहे हैं, तो फिर आवाम किसके पास जाएगी? एग्जैक्टली आपने आवाम की बात की। उनके जो अफसरान थे, उनके बैरून मुमालिक को बैरून मुल्क जो है कितने सासे हैं, कहां पर कितने सासे हैं, तो उसको कौन पूछेगा? उनको कौन पूछेगा? शकील करार साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। सायरा बानो साहिबा तर्जुमान जुड़िए भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मैम ज्वाइन करने के लिए। मैम, जिस तरीके से शकील करार साहब ने बात की है कि बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, मुल्क में बहुत से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं आम आदमी के लिए, और उसके साथ साथ आम आदमी की बात तो की जाती है, लेकिन आम आदमी को कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है स्टार्ट होता है, बात होती है अवाम को इसका फ़ायदा मिलेगा, कोई फ़ायदा आज तक हमें तो अवाम तक पहुंचता दिखा नहीं है। उसके साथ एक और सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी कि यूटिलिटी स्टोर्स और पीडब्ल्यूडी और इसके साथ ही पास्को को भी बंद करने का जो फैसला था, क्या ये सब्सिडी में करप्शन रोकने का एक मौसर तरीका आप समझती हैं उस वक्त था? मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हुकूमत आती है तो वाकई इस करप्शन को, अभी ये बयानबाजी के लिए तो ठीक है कि एक बयान दे दिया और आपने अपना इनिशिएटिव बता दिया, उससे पहले कोई बात मतलब आप मुझे एक बात बताएं, ये जो आईपीपीज के उस मद में ये जो हम पैसे देते हैं, वो जो वो कहते हैं ना कि बदमाशी से आप पे और हम पे टैक्स लगाया हुआ है, वो भी एक खुली करप्शन की दास्तान है। क्या उस पे एक्शन लेंगे? जो गंदम स्कैंडल हुआ, जो शुगर स्कैंडल हुआ, फिर उसके बाद ये जितनी मरात आप और हम सुनते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी को दी जाती हैं, जो आप में 2 अरब की गाड़ियां ले ली, 5 अरब की गाड़ियां ले ली, उसको ये कर दी, उसकी पेंशन बढ़ा दी, उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। अभी हाल ही में 2 जजेस रिटायर हुए, मैं तो उनकी मरात सुन के मेरी तो बस इस तरह होगी कि अरे ये पता होता तो कोई हम भी इसी लाइन में आ जाते हैं। प्रोफेशन तो इसको मैं नहीं कहूंगी, प्रोफेशन लफ्ज तो बहुत मतलब अच्छा मतलब वो है कि ये तमाम चीजें कौन, राव अनवर ने इलेक्शन से पहले आके नेशनल टीवी पे बैठ के, किरण नाज का शायद प्रोग्राम था, उन्होंने बताया था कि सालाना 700 अरब की करप्शन होती है सिंध में, और आपको भी पता, मुझे भी पता कि सिंध में हुकूमत किसकी है। तो ये थोड़े दिन बाद आपको मेरा ध्यान और एक सेगमेंट, क्या वो कहते हैं, एक मुल्क को, कौम या अवाम को एक बहस के लिए मौजू देने के लिए इस किस्म की बात कर देते हैं। औरंगजेब साहब के तो अगर पुराने बयानात में ढूंढूं तो उसमें तो इतना तजाद है कि उनको ये नहीं पता चलता कि मैं सुबह क्या कहता हूँ, शाम को क्या कहता हूँ। इन्हीं के मुसद्दिक मलिक साहब ने इनके बयान के बाद कहा था कि जिस तरीके से हम मुल्क चला रहे हैं, ऐसे तो एक दुकान भी नहीं चलती। और कि ये सारा, बाकी आप टैक्स की बात कर रही हैं कि ये एफबीआर की इन्होंने बात की कि भाई शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो तनख्वाहदार तबका है उसने गुज़श्ता जो माली साल है उसमें 555 अरब का टैक्स दिया है हम लोगों ने जी। तो वो कहते हैं ना कि ये जो मतलब 188 अरब रुपीस ज्यादा थे जो पिछले साल, मतलब जो बिजनेसमैन या रिटेलर्स और रियल स्टेट वगैरह इन लोगों ने दिए। तो मतलब और क्या करना है, कितना नचोड़ना है आवाम को। आप देखें तनख्वाहों में इन्होंने 100% इजाफा कर लिया कि वो एक जो तनख्वाहें असेंबलीज की थी 5-5 लाख कर दी, और पंजाब असेंबली में तो बिल भी आ गया कि आप कि वो अटेंड करें या ना करें वो एक फिक्स पे है। फिर आप इस तरीके से उनकी सफरी मराद देखें तो ये हुकूमत की तरफ से बात आती है तो हमें समझ नहीं आती। ये फिर जिस तरीके से ये दौरे चल रहे हैं, तो एक पर्सनल दौरों पर भी जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि एयरफोर्स का जहाज, और वो तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं तो उसका बजट में हिस्सा होगा ना। एग्जैक्टली मैम, सही कहा आपने। वो करप्शन हो रही है, कहाँ हो रही है, कौन से इदारों में हो रही है, हम सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी जब हम बात करते हैं कि इन इदारों को बंद होना चाहिए जिनकी वजह से ये तमाम तर चीजें हो रही हैं, उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो ये सब काम कर रहे हैं, फिर ये चीजें हमारे सामने नहीं आती। इसका क्या हल समझती हैं आप? चीनी जो शुगर मिल्स है वो किसकी हैं? अभी एक वो क्या था, मेडिसिन ऑन व्हील्स क्या था, पंजाब का प्रोग्राम था, मरियम नवाज साहिबा ने उसका इफ्तिताह किया, करोड़ों रुपए उसकी क्या कहते हैं इश्तिहारी मुहिम पे चले, और उसके बाद सारा हुआ। अब पता चला कि वो प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जा रहा है जी, कि वो पैसे वफाक के हैं, इनकी अपनी बाकी सब चीजें, स्कूल है तो वो प्राइवेट कर रहे हैं, एयरपोर्ट है तो वो आउटसोर्स कर रहे हैं।
तो इनको पकड़ेगा कौन? गंदम स्कैंडल में कौन मुलव्विस है? आपके समझते हैं कि कोई गली मोहल्ले के लोग उसमें मुलव्विस हैं? ये जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं वानों में, जो उनकी पुष्टपनाही करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये टोबैको माफिया आप देख लें। मतलब मुझे हंसी आती है कि ये सब सेनेट में बैठे हुए हैं, सब उनके तहफ्फुज करते हैं। मैं इस वक्त हम लोग जो खाद लेते हैं, जो सोना यूरिया लेते हैं, जो अपने मुल्क की है, जिनको जिस कारखाने फैक्ट्री को हम सब्सिडी भी देते हैं, वो मैं यहाँ ब्लैक में खरीद रही हूँ। तो ये खाद डीलर हो गए, शुगर, गंदम, इन पे कौन हाथ डालेगा? इस IPPs की जब बात हुई थी, उसमें 10 ऐसे ऐसे नाम आए हैं कि आप या मैं या कोई भी हुकूमत में बैठा हुआ उनकी तरफ उंगली उठाई जा सकती है। यहाँ पर तो ये आलम है कि ख्वाजा आसिफ साहब जब असेंबली में एक पावरफुल सेक्रेटरी का नाम लेते हैं तो नाम नहीं लेते, शॉर्ट लेते हैं कि कोई टीके हैं, नाम भी नहीं यहाँ पर लिया जाता। और यहाँ पर तो वो कहते हैं ना कि बिजनेस टाइकून बोला जाता है, फिर उसके बाद निजी हाउसिंग स्कीम बोली जाती है। जिस दिन आप में और हम सब में इन नाम लेकर इनको कटहरे में लाने की हिम्मत आ गई, करप्शन उस दिन खत्म होगी। ये करप्शन हर हुकूमत के दौर में रेट कम या थोड़ा हो जाता है, खत्म नहीं होती, लेकिन खत्म नहीं होती। आप यहाँ पर आप मेरे सिंध के हालात देख लें कि आपको अगर किसी को अपनी पेंशन भी लेनी होगी तो वो उसको पैसे खिलाएगा तो उसको टाइम पे पेंशन मिलेगी। यहाँ पर आप सेहत देख लें, तालीम देख लें, जॉब्स, बच्चों की, इवन ये जो अभी MD कैट के एग्जाम हुए थे, उसमें ये तमाम पूरा जो हमारा जो निजाम है, इन्होंने इसमें लुथड़ा हुआ है। अगर कोई ये समझता है कि FBR पे या उसके कान खींच के या उसके कान के, तो काली भेड़े तो आप में खुद मौजूद हैं। खुद जिस वक्त हम भी इस असेंबली का हिस्सा रह चुके हैं, मैं भी उस कमेटीज में थी कि किस तरीके से जिस वक्त आप यूटिलिटी स्टोर के ऊपर अगर बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि जी चेयरमैन साहब को फोन आ गया कि रहन दो जी, इधर गाल नहीं करनी, जब इस पे भी बात नहीं करनी, उस पे भी बात नहीं करनी। चक शहजाद पर बात आती है, आप ये जो CDA वाले रेडी और छाबड़ी वालों को तो वो कहते हैं ना कि ऑपरेशन करके उनकी रेडियां हटवा देती है। क्या किसी ने चक शहजाद का पूछा कि वो तो फार्म हाउसेस थे, वहां पर हाउसिंग स्कीम और शादी हॉल और ये कौन बन गए? तो ये अशराफिया का मुल्क है। तो ये आपकी और मेरी बहस के लिए तो बड़ा अच्छा है कि हम बैठ के, और आपका प्रोग्राम भी हो गया, 4 लोगों ने सुन भी लिया, लेकिन कोई मुस्तकिल हल कोई मैम अब हम चाहते हैं मुस्तकिल हल, क्योंकि हम अवाम की बात करते हैं लेकिन अवाम के लिए कुछ कर नहीं पाते। सगीर चौधरी साहब, एक आम आदमी की बात हम करते हैं जहाँ पर आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, उसके साथ हम देखते हैं कि इसहाक डार ने सियासी मफादात से हटकर पॉलिसियों में तसलसल के हवाले से बात की है। एक मुतालबा उनकी जानिब से किया गया है, क्या ये मुतालबा मौशी तरक्की के लिए ज़रूरी है, आप समझते हैं? देखिए, इसहाक डार साहब ने कहा कि पॉलिसियों में तसलसल होना चाहिए। जब पॉलिसी करप्शन बेस्ड होगी तो उसमें तसलसल फिर जारी रहना चाहिए। मुझे ये बताएं, आपकी जो पॉलिसीज़ बनती हैं उसमें तकरीबन तो वो करप्शन के करीब करीब घूम रही होती हैं, और करप्शन ही सारा सब्जेक्ट है जिसने मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट पैदा की हुई है इस वक्त। और अगर आप कोई भी पॉलिसी बना लें, लेकिन अगर उसमें किक बैक्स होंगे, उसमें करप्शन होगी, कमीशन होगा, तो वो पॉलिसी कामयाब किस तरह होगी? आप उसका तसलसल नहीं रख सकते, वो ख़त्म हो जाएगी। आपने कितनी पॉलिसीज़ बनाई, लेकिन वो क्यों ख़त्म हुई? उसकी वजह ये है वो आगे क्यों नहीं चल सकी। बेसिक वजह करप्शन है। अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो सगीर चौधरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम करप्शन की तो बात करते हैं, बहुत सारे केसेस हैं, चोरी की तो इसकी ये सज़ा होगी, डाका डाल दिया इसकी ये सज़ा है, मतलब कुछ भी किया उसकी कोई ना कोई सज़ा है। हम करप्शन के हवाले से कभी सुना नहीं है कि किसी को कोई सज़ा मिली हो, कोई इस पर कानून है भी या नहीं? देखिए, ये इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, और यही एक मुल्क की बदकिस्मती है। देखें, करप्शन को रोकने के हवाले से कोई 9-10 इदारे हैं सरकारी, जिसमें सर फहरिस्त पुलिस है, इसके अलावा नैब है, इसके अलावा FIA है, और इसके अलावा चारों सूबों में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है, जो कि करप्शन के हवाले से जो सरकारी सतह पे करप्शन होती है, सरकारी अफसर करते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो इक़दाम करती है, उनको पकड़ती है और उनको अदालतों में पेश करती है। इसके अलावा वफाकी मौसर भी है, एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी किसी हद तक इसमें होता है कि वो करप्शन की निशानदेही करता है। उसमें वो डेफिनेटली पकड़ते तो नहीं है, लेकिन निशानदेही करते हैं। FBR के भी अदारा है, उसमें भी वो करप्शन की निशानदेही करते हैं। मुझे ये बताएं कि करप्शन में पाकिस्तान में जो सज़ा रखी गई है, मैक्सिमम जो सज़ा है इसकी, मैक्सिमम नैब के रेफरेंस में, एक बंदे ने अरबों रुपए की करप्शन अगर कर ली तो उसकी मैक्सिमम सज़ा आपको पता कितनी है? 14 साल। 14 साल? 14 साल।
कन्विक्शन। ये सारी असेंबली जो आजकल कौन काट रहा है जेल मेरी में बात सजा? सुनिएगा जरा तारक साहब, आपको बड़ा मजा आएगा। ये पूरी जो असेंबली अब तारक साहब जिसकी नुमाइंदगी करते हैं ना, ये पूरी असेंबली नैबजदा है, सजा याफ्ता, सजाएं काट के आए हुए हैं उधर से। सारे नैब के रेफरेंसेस इनके खिलाफ थे जो कि फिर इस्तगासा ने वापस ले लिए। इसी तरह कोई असेंबली ऐसी नहीं है जिसके खिलाफ रेफरेंस नैब के दायर नहीं हुए। सिर्फ नैब के रेफरेंस में 14 साल सजा है, और वो अरबों से कम तो केस पकड़ता ही नहीं है नैब। फिर उसने एक बारीक वारदात ही डाली हुई है कि प्ली बार्गेन, ठीक है, आप करप्शन करें, प्ली बार्गेन कर लेते हैं जी, चलें आप थोड़े से पैसे दे दें यार, 20-30 करोड़ दे दें, हमें दे दें और उसमें खजाने में डाल दें और काम खत्म हो जाएगा। ये हमारा ये हाल है हमारा। और अब देखें चेक डिसऑनर 489F फौजदारी की दफ़ा उस पर लगती है, उसकी सजा पता कितनी है? चेक आपका 6 अरब का भी होगा, आपने किसी बंदे से पैसे ले लिए, उसको चेक दे दिया, पैसे इस्तेमाल कर लिए, चेक डिसऑनर हो गया, तो उसकी सजा कितनी होगी? 3 साल। बेशक 6 अरब का है, 10 अरब का, जितना भी है, सजा उसकी 3 साल है। अब उसमें इसके अलावा पाकिस्तान पीनल कोड है, PPC जिसको कहते हैं, उसमें जो करप्शन की सज़ा रखी गई है वो 7 साल है। अच्छा, तो ये जो इदारे हैं, एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है या नैब है या पुलिस है, मुझे बताएं कि बड़े बड़े जो नाम हैं अभी तक वो कितने जेल में हैं? आप उनको पकड़ते हैं, उनके साथ डील होती है और उनको वापस कर देते हैं, ठीक है। और इसमें FBR का इदारा जो है सबसे ज़्यादा टैक्स चोरी के तरीके लोगों को वो बताता है, टैक्स चोरी के तरीके वो बताता है। मुख्तलिफ फर्म्स को उन्होंने बंदे इनके हायर किए हुए हैं, फिर कैसे करेगा? और फिर कैसे ये आप 1000 की करप्शन है, उन्होंने तो कसरे नफसी से काम लिया है। वज़ीर ख़जाना साहब ने 1000 की करप्शन तो हमारे नेबर में जो CDA है उसमें इससे ज़्यादा सालाना हो जाती है। आपके इदारे हैं, देखें रिपोर्ट्स आपके पास मौजूद हैं कि सबसे ज़्यादा जो करप्शन हुई है, ट्रांसपेरेंसी की भी रिपोर्ट है कि प्रोक्योरमेंट और टेंडरिंग में हुई है सबसे ज़्यादा करप्शन। फिर पुलिस का जिक्र आता है, फिर अदलिया को भी करप्शन में उन्होंने शामिल किया हुआ है, और भी बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पे करप्शन होती है। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, और आप 139वें नंबर पे हैं करप्शन के हवाले से। बड़ा हम ऊपर जा रहे हैं इस हवाले से। ये करप्शन आपके मुल्क को दीमक की तरह चाट रही है, और इस पर सजाएँ क्यों नहीं हैं? सायरा बानो साहब ने ठीक कहा है कि वो सारे तो ईवान में बैठे हुए लोग हैं, चीनी माफिया हो, गंदम माफिया हो, कोई और माफिया हो, इतने माफियाज हैं, वो आटा माफिया, सारे जो वह वो तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? कोई भी नहीं कर सकता। आप एक आदमी हेलमेट नहीं पहनता तो आप उसको 2000 का चलान कर देंगे। आप मुझे बताएं कि सड़कों पे कितने लोग जो हैं पुलिस के वो हेलमेट पहनते हैं, ये ब्लैक टेंटेड ग्लासेस जो हैं, आप मुझे बताएं कि कानून की अमलदारी कहाँ पे है? मैं और आप निकलें तो पकड़ लेंगे फ़ौरन और गाड़ी बंद कर देंगे। कोई MNA हो, कोई वज़ीर हो, उसको क्या मसला है भाई? वो कानून के लिए कानून से अभाव है, उसकी गाड़ी को नहीं रोका जाएगा और पुलिस के सामने से यूं गुजर जाएगा। तो ये जो कानून का दोहरा म्यार है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और इदारों में बढ़ता हुआ करप्शन का रुझान है, ये हमारे मुल्क की खराबी की बेसिक वजह है। म्यार की बात तो करते हैं, मजम्मत की बात तो करते हैं, अमली तौर पर हम लोग कुछ नहीं करते। ये तमाम हमारे सामने होनी चाहिए। एक आम आदमी की बात तो करते हैं, अपने अवाम की बात तो करते हैं, लेकिन वो अवाम जो है वो कुछ और चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनके लिए भी सोचा जाए। जिस तरीके से वो इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं, ऑनेस्टली इन चीज़ों से सर्वाइवल जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है एक आम आदमी का। यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे नाजरीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि मुजाहिरीन की फांसी पर अमेरिका खामोश नहीं रहेगा। ट्रंप का ईरान के लिए एक सख्त किस्म का जो वार्निंग है वो इस वक्त हमारे सामने आई है। अमेरिका ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर एयर डिफेंस के लिए नया सेल जो है वो भी कायम कर दिया है। ट्रंप के नुमाइंदे की रजा पहलवी से खुफिया मुलाकात, ईरान में सियासी हलचल जो है वो इस वक्त हमारे सामने, और पूरी दुनिया की इस पे नज़र है। हम देखते हैं कि बरतानवी मीडिया की जानिब से एक रिपोर्ट जो है वो भी सामने आई है। बरतानवी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरान में करेंसी की कदर में शदीद कमी, महंगाई और हालिया मुजाहिरों के बावजूद हुकूमत के खात्मे के कोई वाज़े आसार जो हैं
वो नज़र नहीं आ रहे। तारिक सुमैर साहब, बहुत कोशिश की गई है ट्रंप की जानिब से, जिस तरीके से हम देखते हैं बहुत बड़ी धमकियां लगाई गई हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला किया, जो हमला था उसमें सदर और उनकी अहलिया को वहाँ से अगवा किया गया। उसके बाद उसने और भी बहुत से जो ममालिक हैं उनको धमकियाँ दी, और उसके साथ साथ ईरान भी था उस लिस्ट में जिसमें उनको ईरान को धमकियां दी गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरीके से ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि जो अब हुकूमत है इस वक्त के, उसके खात्मे के कोई वाज़ेह आसार जो हैं वो अभी तक नज़र नहीं आ रहे। आप क्या समझते हैं, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल जी, ये बड़ी अफसोसनाक कमर है पूरी दुनिया के लिए और बिलखसूस सदर ट्रंप के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो रोज़ ये कहते हैं मैंने 4 जंगें बंद कराई, मुझे नोबल अमन इनाम के लिए नामजद किया गया। 8 जंगें कहते हैं मैंने बंद करा दी, मैंने पाकिस्तान इंडिया की एटमी जंग रुकवाई। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है आपने की, तो लेकिन आप ईरान में आपको मसला क्या है मुझे ये बता दें। आप कहते हैं ईरान का एटमी प्रोग्राम हमने इसराइल ईरान जंग के दौरान तबाह कर दिया जी। एयर स्ट्राइक करके हमने तबाह कर दिया। B-152 जदीद तैयारों के लिए हमने हमला किया। फिर अब क्या ढूंढ रहे हैं आप ईरान के अंदर? ईरान के अंदर अगर एहतजाज हुआ है, महंगाई पे हुआ है, कुछ लोकल इश्यूज़ हुआ है, वहाँ फिर इसराइल की जो लोग हैं उन्होंने बड़ा वहाँ काम दिखाया। और आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा, ईरान के अंदर एहतजाज होते हैं रात के अंधेरे में, रात के टाइम ज़्यादातर, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं कोई ऐसी कार्रवाई ना कर सके और वो गिराव जलाओ किया गया। अफसोसनाक अमर है। 79 में जब से इमाम ख़मीनी साहब का इनकलाब आया, उस वक्त से अमेरिका वहाँ कोशिश करता रहा, हर दौर में कोशिश करता रहा कि कहीं ना कहीं वहाँ चेंज लाई जाए। अभी तक वो कामयाब नहीं हुए। ईरान के साथ इसराइल की जब जंग हुई थी उस वक्त भी ये बड़ी कोशिश की थी। एक रज़ा शाह पहलवी का कोई बेटा है, उसका बड़ा तज़किरा आता है, विटकॉफ की उसकी खुफिया मुलाकात भी हुई है। विटकॉफ का एक बेटा पाकिस्तान भी आया हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई एग्रीमेंट भी आज साइन किया है। तो अमेरिका को चाहिए कि आप बड़े हैं, दुनिया में आपको बड़ा माना जाता है, तो आप छोटे ममालिक के साथ जिस तरह का सलूक कर रहे हैं ये आपके यहाँ अंदर भी पसंद नहीं किया जा रहा। अमेरिका के अंदर मैं आपको अभी मिसाल दूँ कि जब गज़ा में जुल्म ढाए जा रहे थे इसराइल की तरफ से, तो अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में बड़ा शदीद एहतजाज हुआ। तो अमेरिकी सदर और इंतज़ामिया ने क्या एक्शन लिया कि स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटियों से निकाल दो, इनके ममालिक में वापस भेज दो। क्या किसी मुल्क ने ये बयान दिया कि हम इन स्टूडेंट्स की मदद के लिए आ रहे हैं? आप कह रहे हैं जी मैं ईरानी मुजाहिरीन है उनकी मदद, कोई फांसी दे ना दे, उनके मुल्क का कानून है। अगर उनके मुल्क का कानून कोई तोड़ेगा तो सज़ा होगी ना। फिर अगर आपके मुल्क का कानून कोई तोड़ता है, वहाँ अफ़गानी गिरफ़्तार हुए, उन्होंने फायरिंग की वाइट हाउस के बाहर, आपने उनको छोड़ दिया। आप कहते हैं कि आपके कानून की खिलाफ वर्जी की वेनेजुएला के प्रेसिडेंट आपके मुताबिक, और वो मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस है, फलां है, आप उसे उठा के ले आए गैर कानूनी तौर पे। आपका कानून आपके मुल्क के अंदर चलेगा ना, आप पूरी दुनिया में उसको कैसे करेंगे? फिर यूनाइटेड नेशन को ख़त्म कर लें, एक नया आर्डर इशू कर दें, ट्रंप आर्डर के तहत दुनिया चलनी है। तो भाई इस तरह ना करें। आपकी मुद्दत है 4 साल के लिए। 4 साल के अंदर आप चाहें कि कोशिश ये होनी चाहिए कि सारी जंगें ख़त्म कराएं, सारे तनाज़ात ख़त्म कराएं, मसला कश्मीर हल कराएं, फ़लस्तीन का सही पायदार हल करें। अभी तक वो पायदार हल नहीं आया आपको नज़र। आप हमारे फील्ड मार्शल की भी तारीफ़ करते हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म की भी तारीफ़ करते हैं कि जी उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया, जंग मंदी हुई। ठीक है, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं इस बात पे। आप लेकिन आगे बढ़े ना, अमन के लिए बढ़े। ये ईरान को धमकियाँ पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला है कि पाकिस्तान की दोस्ती बड़ी बेहतर हुई है अमेरिका के साथ। ईरान के साथ हमारे पड़ोसी मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, हमारे तारीख़ी ताल्लुकात हैं कई हवालों से, गिले शिकवे भी हमारे माजी में रहे हैं। लेकिन जब से इस तेहरान और तल अबीब की जंग हुई, उसमें जो पाकिस्तान ने साथ दिया ईरान का, ईरानी पार्लियामेंट में पहली दफ़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। मुझे तेहरान जाने का कई मरतबा मौका मिला, वहाँ ईरानी हुकाम से मिलने का, सहाफ़ियों से मिलने का, पाकिस्तानी एम्बेसी के लोगों से मिलने का मौका मिला। उस ज़माने में जब मैं गया था, ईरानी हुकूमतों का और ईरानी अवाम का टिल्ट किधर था? हमारे अज़ली दुश्मन इंडिया की तरफ था। अब वो वापस आए हैं, हम वेलकम करते हैं, हमारी तरफ आए हैं। सोच उनकी बदली है, उन्हें समझ आया है कि उनका असली दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है।
तो सदर ट्रंप को चाहिए और पूरी दुनिया के दीगर लीडर्स हैं उनको भी चाहिए कि सदर ट्रंप पे दबाव बढ़ाएं, बयानात दें, इस हवाले से मीटिंग्स करें। यूएन की कोई मीटिंग मैंने नहीं देखी अभी तक कोई इस पे बुलाई गई हो। एक ओआईसी की मीटिंग अभी तक एक दफा पहले हो चुका है फलस्तीन के हवाले से, वो मीटिंग होनी चाहिए फौरी हमारे तौर सामने, पे। उस पे भी ओआईसी कुछ की नहीं हो मीटिंग तो रहा। बुला सकते हैं ना तारिक सुमैर साहब, वो भी कोई चीजें नहीं हो रही। क्या समझते हैं शकील करार साहब आप इस हवाले से कि अगर ट्रंप पर दबाव बढ़ाया जाए तो क्या वो इन चीज़ों से बाज आ जाएंगे? क्योंकि वो तो हमेशा से कहते हैं कि भाई मैं जो भी करता हूँ बिल्कुल सही करता हूँ और मैं कर सकता हूँ, मतलब धड़ल्ले से एक बात करना। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब ईरान में जो मुजाहरों का सिलसिला है वो भी मतलब अब रुक गया और हालात जो है वो मामूल पर आना शुरू हो गए। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि ऐसी सूरत में जब अगर ट्रंप ने ईरान पर हमला किया तो कौन से ऐसे मुमालिक जो हैं वो ट्रंप को रोक सकते हैं? देखिए आकाशा, थोड़ा सा आप बैक पे चले जाएं तो इसराइल की पुष्पनाई जिस तरह अमेरिका कर रहा है और इसराइल ने जिस तरह ईरान समेत दीगर ममालिक में बराह रास्त हमले किए और अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के ऐलानात भी करता रहा है, तस्लीम करता रहा है, और उस दौरान में यूएस का जो किरदार था या बाकी ममालिक का था वो सबके सामने। अब अभी फिर हालिया जो वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को अगवा किया गया उनके इलाके से, उसमें उनको आर्मी चीफ भी मुलव्वस पाए गए, तो उसके बाद अब आप ये नहीं कह सकता कोई मुल्क है कि आप किसी दूसरे मुल्क में मुदाखलत कर रहे हैं। अंदरूनी मामलात हैं और आप अपने काम से काम रखें। अब तो ये बात इससे बहुत आगे जा चुकी है। अब सूरत हाल ये है कि ईरान के हवाले से जिस तरह अग्रेसिवली प्रेसिडेंट यूएसए के बयानात आ रहे थे तो यही तो की जा रही थी कि अगले 24 घंटे में ईरान पर शायद कोई हमला होने जा रहा है। लेकिन बाज़ इतलात ये भी आ रही हैं कि चंद ममालिक, जिसमें खास तौर पर 2 इस्लामी ममालिक हैं, उन्होंने मुदाखलत की है और यूएस को हालात से आगाह किया है कि अगर ईरान पर अमेरिका का हमला होता है तो उसके असरात क्या आने हैं इस खित्ते में, खलीज में और इस पूरे रीजन में क्या सूरत हाल बन सकती है या बिगड़ सकती है। तो उस पर शायद यूएस गवर्नमेंट थोड़ा सा बैकफुट पर आई है या उसने वहीं पर स्टैंड डाउन अपने आप को किया हुआ है। लेकिन हालात और खतरा है वो भी टला नहीं है, कम ज़रूर हुआ है। अंदरूनी जो थे मुजाहरे वो रुक गए और इसमें बहुत सारी गिरफ्तारी भी हुई हैं, बहुत सारी गिरफ्तारियाँ जो ऑन रिकॉर्ड है और उससे कई ज़्यादा गिरफ्तारियाँ जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड भी हुई हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे अनासर मुलव्वस थे और हैं। और अब इसराइल की जो प्लान है जिसमें यूएस उसका साथ दे रहा है तो उसको मुकम्मल होता नज़र नहीं आ रहा है। तो अब यकीनन इसका कोई तीसरा प्लान सी हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर शायद अमल दरामद की तरफ गौर शुरू हो चुका है। लेकिन अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि प्लान ए था वो नाकाम हुआ, प्लान बी भी नज़र नहीं आ रहा कि कामयाब हो सकेगा। तो अब प्लान इसके आगे जो प्लान होगा उस पर अमल दरामद शुरू होता शायद होना शुरू हो जाए। लेकिन ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ये बात बुरी तरह सामने आ रही है और तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि किसी मुल्क को भी दूसरे मुल्क के मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं है। जिस तरह यूएस प्रेसिडेंट के बयानात आ रहे थे तो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो वहाँ पर बैठ के मुजाहिरीन को लीड कर रहे हैं और बराह रास्त मुखातिब होकर कह रहे हैं कि मुजाहिरीनों आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो ये किस किस्म के पॉलिसी इस्राएली है? वज़ीर-ए-आज़म का भी बयान है कि हम ईरान के जो अवाम है उनके साथ हैं। पावरफुल मुल्क है यूएस और उसका प्रेसिडेंट दुनिया में बैठकर वो जो राज करने वाला ख्वाब देख रहा है और वो ईरान के अवाम को कह रहा है कि आप आगे बढ़ो। ऐसा तो हमने कभी देखा न सुना नहीं है कि किसी मुल्क ने इस किस्म की मुदाखलत की हो। तो ये इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है इस पूरे खित्ते को। तो खुदारा ऐसी चीज़ों से दूर रहने के लिए ज़रूरी है कि जो दीगर ममालिक हैं। पर बात वही आती है, जब हमने बात की थी वेनेजुएला के सदर के अगवा के बाद, तो हमने यही कहा था कि ये अब दीगर ममालिक को सोचना पड़ेगा कि क्या वो यूएस को सुपर पावर मानते हैं और उसके ताबे रहना चाहते हैं, तो पर ये हाल देख लें। और अगर वो चाहते हैं कि उनकी खुद मुख्तारी और उनकी रियासत और उनकी आवाम पर कोई आँच ना उठे, तो फिर उन्हें कम से कम आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप जंग ना लड़े, लेकिन आवाज़ अच्छा, शकील करार साहब, हम ये भी देखते हैं कि बाहर से तो इस पर मजम्मत हो रही है, एक रद्द-ए-अमल भी जो है वो डिफरेंट जो कंट्री से हमारा उनके सामने आ रहा है, लेकिन अमेरिका के अंदर से भी आवाज़ें जो हैं वो इस पर उठना शुरू हो गई हैं। इस हवाले से बात की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनकी कुछ पॉलिसी जो है बहुत गलत है, कुछ इकदाम जो हैं वो बिल्कुल गलत है, ये चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए। सायरा बानो साहिबा क्या समझती हैं कि अब्बास अरागची ने अमेरिका को फौजी कार्रवाई की सूरत में तैयार रहने की धमकी दी है? क्या ये बयान ईरान की जो दिफाई पोजीशन है उसको मजबूत दिखाता है? क्या वाकई ईरान इतना मजबूत है जो ये बात सामने आई है हमारे?
हाँ जी, नहीं, मैं नहीं समझती। मैं कहती हूँ अगर वो हमला करेंगे ना तो गलती करेंगे, क्योंकि उससे पहले भी जितनी कोशिशें हुई इस वक्त, ये जो गल्फ वार हुई थी जो अमेरिका ने की थी, उस वक्त आपने देखा होगा कि ये तमाम जो इराक, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सब एक तरफ थे और ज़ाहिर इनके पीछे अमेरिका ही था, लेकिन इसमें इन लोगों को खातिर कामयाबी हासिल नहीं हुई। और अभी भी जिस किस्म की ये बातें कर रहे हैं मुजाहिरीन के हवाले से, तो मैं तो इसको दोगलापन ही कहूंगी कि जो इन्होंने वेनेजुएला में किया, और आपने देखा होगा कि किसी भी हल्का फुल्का सा, बस वो कहते हैं कि जर्मनी की तरफ से एक हल्का फुल्का सा वो भी कोई बात आई है, बाकी किसी भी यूरोपीय मुल्क के बाकी जितने भी हैं कोई ऐसी बात हुई नहीं। और अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब हमारी कारगिल जंग थी तो आप उनके बयानात उस वक्त के टेंशन साहब के उठाकर देख लीजिए कि किस तरीके से पाकिस्तान को कहा जा रहा था और ये सारी चीजें हो रही थी। 79 का जिक्र हो रहा था इमाम खुमैनी साहब ने। बस अब देखें, बुरा मत मानिएगा, उन्होंने उस वक्त अमेरिका को शैतान अकबर कहा था और हमारे पाकिस्तान को शैतान असगर कहा था। तो अब मसला ये है कि आपने कहा जो वहां पर हंगामे जो मुजाहिरीन और वो सारे मतलब जिस तरीके से कर रहे हैं, वो भी सबको पता है कि ये मोसाद एजेंट के जरिए ये मुजाहिरे करवाए जाते हैं और हुकूमत मुखालिफ जो अवाम या कुछ लोग होते हैं वो तकरीबन हर मुल्क में मौजूद होते हैं, जिसको वो जाहिर है वो फिर बहुत आसानी से उनके आलाकार बन जाते हैं। और दूसरा मतलब ये मैं वैसे बात कर रही हूँ, इसको कोई दूसरा कोई सुनने के बाद रंग ना दे दे जी। कि एक इंसान के जीन्स में कि तकरीबन मोस्टली जो हर आदमी है ना वो मजहबी लीडर से तंग ही है, क्योंकि ये लोगों की जिंदगी तंग करते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये मैं आपको लोगों का जो वो कहते हैं ना कि जो कुछ सुना या जैसे लोगों की राय है उसको पाइल अप करके मैं बता रही हूँ कि वो जाहिर है कि वो जो सोसाइटी के लिए ना वो तमाम चीजें तकलीफ भी होती हैं, तो वो इनके खिलाफ तो लोग कहीं ना कहीं मौजूद होते ही हैं। एक बहुत अरसे से हम ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं कि जो भी सदर होता है अमेरिका का, उसकी जानिब से दावा तो किया जाता है हम इस मुल्क पर हमला कर देंगे, उसके खिलाफ बातें भी सामने आती हैं, लेकिन अमली तौर पे ट्रंप ने ये करके दिखाया है। सबसे पहले वेनेजुएला पर हमला किया, ईरान पे भी पहले वो हमला कर चुके हैं और दोबारा से आप इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रही हैं, तो क्या इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए कि वाकई वो ईरान पर एक और बड़ा हमला कर सकते हैं? देखिए, ईरान ने हर जंग में कहते हैं इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो मेरे ख्याल में ऐसी गलती नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने बदमाश बेटे से, एक इंसान के पास एक बदमाश बेटा होता है और एक थोड़ा अच्छा बेटा होता है। बदमाश बेटा उसका इसराइल है कि वो उससे वहां पर कुछ करवा सकता है, और अच्छे बच्चों में हमारी मुस्लिम उम्मा हम समेत शामिल हैं, जो कि फिर हम ना वो थोड़ा सा उसको माफी तलाफी की तरफ ले जाते हैं और फिर दिल बड़ा करके नोबेल प्राइज के लिए भी हम नामजद कर देते हैं। इस हमले के बाद कहीं तीसरी दफा तो नहीं नामजद कर देंगे हम, इनको अमन का वो मिलना चाहिए, क्योंकि हमला तो ये किसी और से करवाएंगे। लेकिन इस वक्त हमें फूंक के कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो गया तो बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि हम तो पहले भी वो कहते हैं ना कि ना चाइना से तो बात कर सक रहे हैं, अगर आपने हमारे साथ ऐसा नहीं किया तो हम अमेरिका की तरफ चले जाएंगे, ना अमेरिका को ये बात कर सकते हैं। तो ये पता चलेगा कि फिर हम किस तरफ है। अगर जाहिर उनकी जितनी भी एयर बेसिस है वो तो सब हमारे मुस्लिम ममालिक की तरफ है, वहाँ पर बहरीन देख ले और बाकी सारी चीजें देख ले, बल्कि अम्मान में तो मेरे ख्याल में पूरा उनका वो बेस जो है जो और वगैरह इनके साथ होते हैं। फिर ये हमारे लिए वो है कि हम अपनी मुस्लिम उम्मा के साथ होंगे या किसी और के साथ होंगे। बाकी तो मेरे ख्याल में पूरी वो दूसरी जंग अजीम के बाद से तो जहाँ जहाँ अमेरिका था वो तो आ गया, बट उनके बेसिस वहाँ पर मौजूद है। जी जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने, आपका पॉइंट आ चुका है। सकीर चौधरी साहब आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। हम देख रहे हैं कि ट्रंप जो है वो सिर्फ धमकियां नहीं देते, कुछ ना कुछ कर भी दिखाते हैं। इससे पहले जितने भी हम देखते हैं कि अमेरिका के सदर गुजरे हैं, उन्होंने मतलब बातें तो बड़ी बड़ी की हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ करके नहीं दिखाया। जिस तरीके से वेनेजुएला पर पहले हमला किया गया, उससे पहले ईरान पे भी उन्होंने हमला किया था, दोबारा से धमकियां दे रहे हैं, बड़ी बड़ी धमकियां तो सामने आ रही हैं। ट्रंप ने मुजाहिरीन को फांसी देने पर भी संगीन नताइज की धमकी दे दी है। क्या समझते हैं कि ये जो बयान है ये सिर्फ ईरान पर दबाव बढ़ाने की एक कोशिश की जा रही है, या अगर ऐसा कुछ करता है ईरान तो फिर एक सख्त किस्म का उसको रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा अमेरिका की जानिब से? आकाशा देखें, ये धमकी नहीं है।
कुछ दिन पहले उन्होंने 2-3 दिन पहले कहा था कि वो किसी ऑर्डर को नहीं मानते, किसी कानून को नहीं मानते, इंटरनेशनल कानून को। जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो सिर्फ अमेरिका का ऑर्डर है जी। ये उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली बता दिया, सब पूरी दुनिया को बता दिया कि अमेरिका जो चाहेगा वही होगा। कोई यूएन नहीं है, वो 1948 में बनी थी दूसरी वर्ल्ड वार के बाद, उसका वजूद ही ख़त्म हो गया। जो अंतोनियो गैतरेस है वो उसको कहे ना, इस पे दे ना एक बयान, फिर वो उसका पता भी नहीं चल रहा वो जाएगा किधर। तो इसलिए ये जो ट्रंप बार बार इस तरह के इशारे कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे। देखें, उन्होंने अल-अदीद एयरबेस जो है वहाँ पर उन्होंने अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल कर दिया है, ठीक हो। वहाँ पे जंगी तैयारे की तादाद में जो है वो इजाफा कर दिया। हाँ जी, और जो इसमें अस्करी साजो-सामान है, जंगी साजो-सामान है, उसमें बेतहाशा इजाफा किया है, क्योंकि वो बिल्कुल उस वहाँ से उसको अप्रोचेबल है। इसके अलावा इराक में भी, चूँकि उसका फ़ौजी अड्डा है, तो इराक में भी उसने अपना जो फ़ौजी साजो-सामान है उसको बढ़ा दिया है। नंबर 2, अब दूसरी बात जो वो कह रहा है कि अगर आप फांसी देंगे तो फिर हम जो है वो इसके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर एक्शन करेंगे, ठीक है। अब उसको तकलीफ़ किस चीज़ की है? देखें, जो ईरानी इंटेलिजेंस है उसकी जो रिपोर्ट है कि उसने मुतअद्दिद घरों में रेड किए हैं और वहाँ से अमरीकी साख्ता धमाका खेज़ मवाद और असला पकड़ा है जी। अमरीकी साख्ता। तो भाई अमरीकी साख्ता असला और धमाका खेज़ मवाद ईरान में कैसे पहुँच गया? ईरान में तो कोई अमेरिका का असला नहीं फ़रोख्त होता, उस पर तो सैंक्शंस हैं, वो तो नहीं करता। फिर एक खातून भी पकड़ी गई, उसका भी तज़किरा हम सुनते हैं, उससे पिस्टल बरामद हुआ या इस तरह की गन बरामद हुई ख़तरनाक, जो उसके आगे साइलेंसर लगा हुआ था, गोली की वो आवाज़ नहीं आती थी और वो मुजाहिरीन को वो शूट करती थी, जिससे पता ये चल रहा था कि शायद गोलियाँ जो हैं वो पुलिस ने चलाई हैं, वो भी पकड़ी गई। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे नेटवर्क को उन्होंने बस्ट किया है जो अमेरिका और मोसाद का मुश्तरका नेटवर्क था, और अभी तक वहाँ पर इंटरनेट बंद है, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल काज जो है उसको किसी हद तक बहाल किया। देखिए, अपने हर मुल्क का अपना एक सिक्योरिटी मैयर्स का तरीकाकार होता है, उन्होंने अपनी आवाम को मिजाज को वो समझते हैं, और समझने के बाद जब उन्होंने सारी सूरत का जायज़ा लिया और वो मामले की तह तक पहुँचे, तो वहाँ पर देखें मुजाहरों में बहुत हद तक कमी आ चुकी है, उसकी शिद्दत में बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब देखें कि जो इज़राइल के साथ हुआ था इसका एग्रेशन ईरान का 11-12 दिन तक वो चलता रहा, तो उससे नतीजा ये निकला कि इज़राइल को कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने उनके सिवाय इसके कि सिर्फ उनके लोगों को, यानी कि उनके साइंसदानों को मारा। सबसे ज़्यादा उनका जो नुकसान हुआ, उनका एसेट का हुआ, वो थे उनके साइंसदान, जिनको उन्होंने सबसे ज़्यादा। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा तबाह नहीं हुआ, जितना इन्होंने किया इतना ही इज़राइल का भी उससे थोड़ा सा कम हुआ होगा, कर दिया। फिर अमेरिका के बमबार तैयारे आए जो कि बहुत कहा जाता है कि हैवी किस्म के तैयारे हैं, B-2, उन्होंने आके बमबारी की, उन्होंने भी कोई उसका नुकसान नहीं किया। इसलिए अब अमेरिका ने और इज़राइल ने ये देख लिया कि ईरान में उन्होंने जिस तरह से पहले शिद्दत से हमला किया था, और ईरान ने उसी शिद्दत से उसका जवाब दे दिया। अब ईरान के जो वहाँ पे हुकूमत है और जो जिम्मेदारान हैं, उन्होंने कहा है कि हम पहले से भी बड़े सरप्राइज के लिए तैयार हैं और पहले से बड़ा सरप्राइज देंगे, हम देने के लिए भी जी। और ऐसा सरप्राइज होगा, वो कहते हैं कि उन्होंने बराह रास्त अमेरिका का नाम लिया, इजराइल का उन्होंने नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बराह रास्त अब अमेरिका को सरप्राइज मिलेगा। अब अमेरिका को सरप्राइज कैसे मिलेगा? इराक में भी अमेरिकी हैं, एयर बेसिस हैं। इसके अलावा जो कतर है, वहाँ पे जो अल-अदीद है, वहाँ पे अमेरिका का बहुत बड़ा एक एयर बेस है, बहुत बड़ा एयर बेस है। तो ठीक है, अगर ईरान जो है वो वहाँ पे हमले कर देता है, अमेरिका को नुकसान पहुँचेगा ना। तो देखें, ये अमेरिका के, ये कोई वेनेजुएला तो है नहीं कि उसको सदर को आए सदारती महल से उठाया और ले गए और जाके उनको अपनी अदालत में पेश कर दिया और आगे मार्च की पेशी भी दिलवा दी अदालत में। तो बेसिक ईरान ऐसा मुल्क नहीं है। देखें, ईरान में अगर होगा तो खित्ते में टेंशन बहुत बढ़ेगी। ये डोम्स डे का हम देख रहे हैं जी, वो तैयारा पहली मरतबा शायद कह रहे हैं 50 साल में उड़ता हुआ दिखाई दिया, जो क़यामत का तैयारा भी उसको कुछ लोग कह रहे हैं जी। और उसमें वो इस तरह का है कि उस वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, हाँ जी, वो इसमें पॉइंट है आपका सगीर चौधरी साहब। लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। नाज़रीन, आपके सामने रखे चलते हैं कि ईरानी रहनुमा अली लारिजानी ने ट्रंप और नेतन्याहू को कातिल करार दिया है। अगर बातें वहाँ से हो रही हैं तो डेफिनेटली इस तरह के बयानात जो हैं वो इस जानिब से भी दिए जा रहे हैं। अल्लाह ना करे कि मज़ीद कशीदगी जो है वो बढ़े, बयान कशीदगी को मज़ीद बढ़ा रहा है।
इसका जवाब मैं आप सभी से जानना चाहूँगी। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।